मोहाली द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुशील राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष शर्मा जी, आदरणीय श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी, श्री गोल्डी जी, श्री संजीव वशिष्ठ जी, सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान और मोहाली और नेशनल प्रेस के सभी मीडिया कर्मी बंधुओं बहनों, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। In the patience which you have kept in because of the delay which incurred, उसके लिए भी आप सबका एक बार मैं हृदय से क्षमा मांगते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले लगभग 5 दशक से गठबंधन में एक छोटे पार्टनर के रूप में काम कर रही थी। ये अलग डिबेट का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है कि हमने लार्जर पार्टी होते हुए भी, नेशनल पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका को पंजाब में क्यों स्वीकार किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के समय से और उससे पहले भी जनसंघ के समय से जो मूल विचार है कि हमारे हर एक नीति में, हर एक कदम में, हर एक काम में हम राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करेंगे। देश पहले, दल बाद में और उसके बाद में भी व्यक्ति सबसे अंत में, ये हमारी सोच और नीति रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी दैट एनविसेस दिस प्रिंसिपल। और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने हितों को कुर्बान करके पंजाब में भाईचारा बना रहे, पंजाब में हिंदू सिख एकता बनी रहे, इसके वेले जो है छोटा पार्टनर बनना स्वीकार किया। जिस तरह की परिस्थितियां बदली, हमारे सहयोगी पार्टी ने हमें छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर अपनी ताकत को बढ़ा करके हम 117 विधानसभा में अपने नए सहयोगियों के साथ में मिलकर के मुख्य भूमिका में, निर्णायक भूमिका में रहते हुए आगे जो है प्रयाण करेंगे। बहुत सारे मीडिया के मित्र, आप सबको स्मरण होगा, जब मैं शुरू में चंडीगढ़ में आता था तो मुझे पूछते थे कि आप 117 सीटों पे चुनाव लड़ोगे, कैंडिडेट कहां से लाओगे। लेकिन पूरी दमखम के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। परिणाम कुछ भी रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा और हमारे कैंडिडेट्स ने हर एक जगह पर, सब बूथ्स पर अपने जो है कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लगभग सब जगह पर हमने मार्क करने में कामयाबी पाई। 2022 का चुनाव जो है मित्रों, वो एक ऐसा चुनाव था जहां पंजाब की जनता ने प्रतिक्रिया स्वरूप वोट किया। जिस तरह की व्यवस्था पंजाब में थी, कांग्रेस अकाली दल के रिपीटेड गवर्नमेंट्स आती थी, उनके चलते जो एक क्षोभ की स्थिति यहाँ की जनता के मन में थी, एक जो है डिससैटिस्फैक्शन का सेंस डेवलप हो गया था। इसलिए परिवर्तन के चलते, और परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नई पार्टी सबसे जो है पहली बार 117 सीटों पर अपनी ताकत पर लड़ने वाली पार्टी, और ये मानते हुए कि शायद हम सरकार नहीं बना पा रहे, जनता ने एक तरफा परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी। लेकिन भारत के इस 75 साल के लोकतंत्र में मैं कहूंगा कि एक केस स्टडी होगी कि कोई सरकार जब इस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में जनता ने छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद दिया हो, 117 में 92 सीट्स जिता करके दी हो, वो सरकार अपने हनीमून पीरियड में ही, 100 दिन के पीरियड में ही लोकसभा का जब उपचुनाव होता है, और वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसने सीएम ने खाली किया हो, वहां उसकी दुर्दशा हो जाए, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और उसके बाद में
जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ जो वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे, जो दिन में सपने दिखाए थे, जो तारे तोड़ करके लाने की बातें की गई थी, अब उन सब से भागती हुई जब नजर आ रही है, तब सरकार बनने के 5 महीने बाद में ही आज जनता के स्वर जो है सरकार के विरोध में, सरकार के कामकाज के विरोध में मुखर होने लगे हैं। लोग लाउडली उसके बारे में चर्चा करने लगे। मैं सत्यता की बात नहीं करता क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो अब जिस आम आदमी पार्टी को लोग फूलमाला और सरोपा लेकर के स्वागत कर रहे थे, वहां उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगना शुरू हो गए। ये केवल 5-6 महीने के हालात, और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अब एक नई अपेक्षा और आशा की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी के निमित्त पंजाब के लोकसभा क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके वहां हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएं, पार्टी के व्याप को विस्तृत करें, अपने अपोजिशन के में होने के नाते अपनी अपोजिशन के पार्टी के धर्म का भी निर्वहन करें। हम सरकार की विफलताओं को, सरकार की कमजोरियों को, सरकार की नाकामियों को सड़क पर ला करके लोगों के बीच में लेकर आएं, और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की सरकार की जनहितकारी, लोक कल्याणकारी नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेकर आए। इसलिए एक आउटरीच प्रोग्राम कंबाइंड विद पार्टी स्ट्रेंथनिंग, इन दोनों विषयों पर हमने सामूहिक रूपता के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। और इसी के निमित्त देश की सरकार के विभिन्न मंत्रियों को और पार्टी के सीनियर लीडर्स को कुछ पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स की अपनी तरफ से जिम्मेदारी ऐसी दी गई है। आनंदपुर साहब, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष रूप से जो है पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है, और उसके चलते जो पहला प्रवास 2024 तक अनेक बार आप सब लोगों से मिलना होगा, उसके चलते मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। कल हमने अपने काम का प्रारंभ, शुभारंभ जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो गुरु हरराय जी ने स्थापित किया था, उनके इतिहास के साथ में जुड़ा है गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब जी। वहां से हमने मत्था टेक करके अपना प्रयाण प्रारंभ किया है, और इस संकल्प के साथ में प्रयाण प्रारंभ किया है कि अब के बार 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का कमल आनंदपुर साहब से खिलाएंगे, और वो जो यात्रा प्रारंभ होगी वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके समाप्त होगी। बैठना हुआ था, उनसे चर्चा हुई थी, समाज के विभिन्न तबकों के साथ में भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, बिल्डर्स के साथ में, जो समाज में दूसरे लोग जो काम करते हैं उनके साथ में, फ्रीलांसर्स के साथ में बैठना तय हुआ। गांव में जाकर के हमने गांवों के लोगों के बीच में बैठ करके भी कल रात को लगभग 1-1.5 घंटे तक बातचीत की थी, और जिस तरह की उपस्थिति थी गांवों में थी, रात के समय में भी जब लगभग 1000 से ज्यादा संख्या एक छोटे से नोटिस पर उस समय में थी, ये इस बात का परिचय है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं। आज भी दिन भर इसी तरह के कार्यक्रम रहेंगे, आउटरीच से रिलेटेड जितनी तरह की एक्टिविटीज है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि मीडिया को इस भारत के लोकतंत्र में, जो दुनिया के लोकतंत्र की जननी ऐसा देश माना जाता है, द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, द कंट्री विच इज नोन फॉर, एंड साइमल्टेनियसली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच इट स्टैंड्स फॉर। हम सब इस बात को मानते हैं कि जो है हमारा मीडिया, और जब मीडिया को कह रहा हूं तो सभी वर्टिकल्स, प्रिंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म भी होंगे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे इसके सबसे मजबूत प्रहरी हैं। हकीकत को धरातल पर उतारने की जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, इस लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों की भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मीडिया के बंधु भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में इन सब विषयों को लेकर के आए, ताकि हम ये जिस समय से, हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा लाल किले के प्राचीर से कहा
कि अब भारत को इस अमृत काल में प्रवेश करते हुए विकसित भारत से कम 2047 में कोई भी लक्ष्य स्वीकार नहीं। हम उतने बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और उसमें सबको सामूहिकता के भाव के साथ में एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीबडी शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स। अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए। आप सबकी भी उतनी भूमिका है, आप सबका भी उतना ही जो है उसमें जिम्मेदारी है। ऐसी अपेक्षा के साथ में हम सब लोग मिलकर के 2047 के उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे हैं। ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबका अभिनंदन। शेखावत जी, सबसे पहले एक बात बताइए कि पंजाब में इस समय सबसे ज्यादा मतलब ग्राउंड लेवल का वाटर है जो ग्राउंड वाटर पानी डिप्लीट हो रहा है। यस, तो उसके लिए केंद्र की क्या कोई मास्टर प्लान है जिसके लिए पंजाब को फिर से उसी स्थिति में लाया जा सके जिसमें पहले था? देखिए, प्राथमिक रूप से हमारी जो संविधान की व्यवस्था है उसमें पानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली जो है किसी भी परियोजना को, किसी भी काम को प्रारंभ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वो स्टेट की होती है। इनिशिएटिव लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको ऑगमेंट करना, उसको मेंटेन ऑपरेट करना, ये स्टेट का काम है। लेकिन भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए और 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो है वाटर रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्कस होते थे, जहाँ अलग अलग प्लानिंग होती थी, पॉलिसीज पे अलग अलग तरह से बनती थी, उन सबको इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय बनाया। और पहली शुरुआत जो की वो जल शक्ति अभियान के साथ में की थी, विद द कैच लाइन, द टैग लाइन, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स। जहाँ कहीं भी बरसात गिरे, क्योंकि आज हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो हमें बरसात के पानी को सहेजना, धरती में जो पानी कम हो रहा है उसको उस कमी को रोकना, उसको पुनर्भरण करना और साथ ही साथ में हमें जल के पर ड्रॉप के मूड क्रॉप एक एक बूंद का सही उपयोग हो सके, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर हो, इस पर काम करना। इन सब वर्टिकल्स पर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जल शक्ति अभियान में अभी समीक्षा करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आया हूँ और उससे आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी ने अभी अमृत सरोवर बनाने की कल्पना दी। हर जिले में 75 नए तालाब बने। मोहाली जिले में भी मैं अभी समीक्षा जब कर रहा था तो मुझे बताया गया कि 22 तालाबों पर काम पूरा हो चुका है और बाकी पर योजना बना करके इस साल में पूरा करेंगे, ताकि और देश के बहुत सारे जिले ऐसे 75 की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने दी ताकि देश भर में 50-60 हजार नए वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज बन सके जो न केवल पानी के उपयोग में आए, अभी तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए, रिचार्ज के लिए भी काम में आ सके। भारत सरकार जो है अटल भूजल योजना के नाम से देश के 7 प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट कर रही है। अब हम उसको भी एक्सपैंड करने पर विचार कर रहे हैं। हमने पिछली बार जब योजना बनाई थी तब देश के ऐसे प्रदेश जहां क्रिटिकल स्थिति थी, सबसे ज्यादा चुनौती थी, उन सबको हमने आग्रह किया था कि वो उस योजना में सम्मिलित हो। राज्यों की इच्छा और उनकी प्रिपेयर्डनेस, इन दोनों के विषयों के आधार पर वो लिस्टिंग किया गया था। दुर्भाग्य से उस समय पंजाब उस लिस्ट में नहीं आ पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले समय में जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, प्राथमिकता से पंजाब को भी उसमें सम्मिलित करेंगे ताकि जल, भूगर्भ के जल का पुनर्भरण हो सके। एक विषय और अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचे इसकी कल्पना की। जो हमारे घर में पीने का पानी जाता है वो रिटर्न वाटर जिसको कहते हैं, कि जो पानी हमारे किचन से, हमारे बेडिंग स्पेस से, स्नान घर से बाहर निकलता है, वो लगभग सप्लाई का 80% होता है। 75% टू 80% के बीच में होता है। उस पानी को ट्रीट करके हम जमीन में वापस उतारें या उस पानी को उपयोग करें। सी, every drop of treated water which if it is reutilized, it is creation of another drop of water in the water cycle। पानी के चक्र में एक बूंद आप बढ़ा रहे हो, तो हम उस पानी का उपयोग करें। मैंने अभी जिला कलेक्टर को, डीसी को निर्देश दिया है कि हम ऐसे सारे गांवों में, हमारे पास में 15th फाइनेंस कमीशन का 30% टाइड अप ग्रांट है, हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन की ग्रांट है, हमारे पास में नरेगा की एक्टिविटी के तहत इसको लिया जा सकता है, जल जीवन मिशन का सप्लीमेंट्री ग्रांट अवेलेबल है। हम इन सबको डबल करके इस प्रदेश के हर जिले में ऐसा बैच जो है, हर गांव में ऐसी व्यवस्था खड़ी करें कि हम वाटर जो जमीन से हमने पानी निकाला उसका 80% वापस रीपे कर सकें। निश्चित रूप से ऐसे कदम स्टेट को उठाने होंगे। पंजाब का बोर्ड नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं।
बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सारे स्टेक होल्डर स्टेट्स जो है वो सब पार्टनर है मित्र। ऐसा नहीं कहिए कि वो पंजाब का बोर्ड है, वो हरियाणा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सब जगह के किसान, सब जगह के पीने वाले पानी नागरिक सबकी बराबर आवश्यकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह करके कि वो पंजाब का है उसमें हस्तक्षेप कर दें, पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ठीक है। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से महिलाओं को लेकर एक गारंटी दी गई थी कि अगर सरकार बनती है पंजाब में तो 1000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। ऐसी ही घोषणा गुजरात में की गई है और आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अभी तक ये घोषणा पूरी नहीं हुई है। इसके साथ जुड़ा एक और जमाने में शायद ये चलता था कि एक जगह एक घोषणा करके बुला दें और दूसरी जगह जाकर के फिर वैसी घोषणा कर दें। लेकिन जब पंजाब की माताओं बहनों का दर्द और उनके साथ में जो धक्का और धोखा हुआ है, अब गुजरात और जो है हिमाचल प्रदेश की माताओं बहनों के साथ में सिर्फ वैसे ही सब्जबाग दिखा करके धोखा किया जा सकेगा, इसकी संभावना मुझे 1% भी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए मैंने अपनी बात रखते हुए प्रारंभ में कहा था कि हम अपनी विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन आप मित्रों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप भी उसमें अपनी भी भूमिका निभाइए, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। और दूसरा विषय जो आपने फ्रीबीज को लेकर के रखा है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की विवेचना हो रही हो तो मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा, मेरे जो मेरा दायित्व है उसकी गरिमा के अनुरूप। लेकिन निश्चित रूप से देश की चिंता का विषय है और जिस तरह से इनके कारण से जो है सरकारों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। आज देश के ऐसे प्रदेश जिन प्रदेशों ने इस तरह के फ्रीबीज की डिलीवरी की बात की और वो आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया। तमिलनाडु में एक विधायक अभी विधानसभा के चुनाव के समय में उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की कि मैं 1 करोड़ रुपए हर फैमिली को दूंगा, हर बिजनेस करने वाले बच्चे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, इसको इंश्योर करूंगा, चांद पे जाकर के 3 महीने हॉलीडेज बिताने के लिए जो है आपको व्यवस्था करूंगा, हर गांव में एक पार्क बनाऊंगा और उसमें जो है आइस स्केटिंग हो सके उसके लिए वहां पे जो है बर्फ की व्यवस्था करूंगा। ऐसी घोषणाएं अब यहाँ तक पहुंच गए। तो अल्टीमेटली जो प्रारंभ हुआ कोई जमाने में तमिलनाडु से कि हम 4.5 किलो राइस 1 रुपए में देंगे, वहां से प्रारंभ होकर हम इस मुकाम तक पहुंच गए। और जिन राज्यों ने आंख मीच करके इसको इम्प्लीमेंट किया, आज उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आज पंजाब इन सब कारणों से ही देश में सबसे ज्यादा डैप्ट जीडीपी रेशो वाला प्रदेश बन गया है। पंजाब में बच्चा पैदा होता है तब कर्जे की टोकरी जो है गठरी लेकर के अपने सिर पर पैदा होता है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय के समाधान के लिए सभी जागरूक नागरिकों को इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पंजाब में धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा है, वो काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? और आज सुबह ही तरन में एक चर्च में भी तोड़फोड़ हुई है, उसकी आप देखिए पंजाब की धरती, मैं बहुत सम्मान के साथ में इस धरती के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में बैठ करके आपने मुझे प्रश्न किया इसलिए मैं ये उत्तर दे रहा हूँ। ये वो धरती है जिस धरती ने धर्म की ध्वजा को ऊपर रखने के लिए, धर्म का झंडा बुलंद रहे इसके लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया। गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बान जो है दीवार में चुनना स्वीकार किया, अब हंसते हंसते अपने गले कटवा दिए, तोप के सामने बंद करके उड़ना स्वीकार किया, लेकिन धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दी। उस प्रदेश में यदि लालच के दम पर, इंसेंटिव के दम पर, झूठे वादों के दम पर अगर धर्म परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर विचार भी करना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो गैर कानूनी रूप से होती हैं, कानूनी रूप से होती हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको रोकने के लिए अगर किसी गैर कानूनी तरीके को अख्तियार किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको रोकना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का पहला दायित्व होना ही चाहिए। उनको तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के दोनों विषयों पर अपने जो है एक्ट अपॉन करना। सर आपने बोला था कि सभी विधानसभा सीट पर तो ये लड़ाई हो जाएगी, एक 1 बाय 1 चल रहा है, अभी इधर से नहीं पहले एक हाँ भाई साहब का
सर मेरा एक सवाल है, आप पंजाब में कह रहे हो कि इस बार जो लोकसभा आएगी उसमें हमारे अच्छे नतीजे आएंगे और अगली बार आप पंजाब में विधानसभा जीत के सरकार बनाने की चाहवान हो। और जो पंजाब का किसान है, वायुमंडल उस समय में किसान आंदोलन के समय में बनाया गया। जो बीती हुई बात है मैं बहुत अब उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहता, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक कदम पीछे लिया, उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर से निकलना संभव नहीं था, गांव में जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुनाव के समय में जब 2022 का चुनाव आया था, पंजाब के किसानों ने जो विरोध कर रहे थे उन्होंने सरों पर डाल करके स्वागत और सम्मान तो किया। बेशक वोट दिया नहीं दिया ये अलग विषय हो सकता है, जिसकी समीक्षा जो मेरा आकलन है वो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन उसके बाद के संगरूर के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, लोगों का स्नेह प्रेम बढ़ा, लोगों ने हमें साथ बैठा करके भोजन भी कराया, हमारा समर्थन और सहयोग भी किया, ये इस बात का परिचायक है कि जो झूठ का आडंबर खड़ा किया गया था वो अब समाप्त हो गया। दूसरा विषय कि जो दो विषय को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों के मन में गलतफहमी पैदा की गई थी और लोगों को उसके चलते इकट्ठा किया गया था कि एक सरकार एमएसपी जो है वो खत्म कर देगी, प्रोक्योरमेंट बंद कर देगी। सरकार ने पिछले 2 सीजन में उसके बाद जिस तरह से प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया, एमएसपी भी बढ़ाई है, अब सारे बादल और गर्द जो है वो छट गई है। लोगों के मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव उनमें अपने आप बनने लगा। एक मंत्री हो गया पहले बंदी सिख हैं, उनको रिहा करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर बिल्किस बानो के जो केस में वो बंदी रिहा हो सकते हैं तो बंदी सिखों की रिहाई क्यों नहीं? केंद्र सरकार इस मामले में क्या? देखिए, बिल्किस बानो के केस में जो बंदी रिहा हुए हैं वो रिहाई जो है वो न्यायालय के आदेश है। जहाँ तक बंदी सिखों का विषय है, प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इम्प्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली। वीरेंद्र जी एक मिनट, पंजाब की बड़ी समस्या है बुड्ढा दरिया, पंजाब की बड़ी समस्या है बुड्ढा नाला। उसके कारण फाजिलका, फिरोजपुर के बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर बच्चे हैं जो ट्रीटेड जो है ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डाला जाता है। जो डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज है उनका अनट्रीटेड खतरनाक पोल्यूटेंट के साथ में उसमें डाला जाता है। ये निश्चित रूप से जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक सबने संज्ञान लिया है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी तब मैंने उनको बुला करके 2019 में इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि हम 1 साल में इसको पूरा करेंगे। दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी साथ बिठा करके दिल्ली में इस विषय पर चर्चा की है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, वाटर एंड सैनिटेशन स्टेट सब्जेक्ट है, अल्टीमेटली इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट। हमने पैसा देने के बाद में भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बट अगेन आई वुड रीअफर्म, यहाँ मैं जो है एक बार फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया है, मंत्री होने के नाते भी और जो है आगे उसका दुष्प्रभाव के क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी उन्होंने मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया कि अगले 1 साल में हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करके इस संकट से समाधान करेंगे। 1 मिनट यार, हम की तरह काले हो गए, उनको देश के सामने लाना, बेनकाब करना निश्चित रूप से आवश्यक है और ये इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो 0 टॉलरेंस की नीति है माननीय मोदी जी की, हम जो है इससे पूर्ण रूप से पक्षधर हैं। और भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस डिमांड को पंजाब में सबसे पहले उठाया। शेखावत जी एक सवाल बोलेंगे तो मैं शेखावत जी इधर से सर, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले प्रधानमंत्री जी से, क्या मर्जर होने जा रहा है पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में? ठीक है, मुझे लगता है कि यह प्रश्न अभी बहुत जल्दबाजी में किया हुआ प्रश्न है।
भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस दोनों ने सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ा है, वो हमारे साथी थे। मुझे लगता है हमारे साथी रहना इतना ही पर्याप्त है। अभी इससे आगे की संभावनाओं पर हम और आप क्यों आकलन कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री बोर्ड जब डिसीजन करेगा तब जो है जी। आपके पास चिट्ठी आई है उनकी या आपको कहीं वो नाराजगी में गुस्से में दिखे हैं? मित्र, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम यहाँ विचार के साथ में काम करते हैं। हमारे लिए दायित्व महत्वपूर्ण नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जनसंघ में ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने मंत्री पद से हट करके भी समाज की प्राथमिकता के लिए, देश की प्राथमिकता के लिए काम किया है। नानाजी देशमुख से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के आज तक मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे विचार के पास साथ में पले बड़े व्यक्ति इस तरह से के लिए आप इस तरह की बात करते हैं, मैं आपकी बात को ही अपने आप सिरे से खारिज करते हुए इसको शर्मनाक मानता हूँ। शेखावत जी, एक सवाल है, बीजेपी अगर बात की जाए सेंट्रल एजेंसीज आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करती हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर, अगर कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करती है सोनिया गांधी के ऊपर, तो वो सीधा इल्जाम ये लगाते हैं कि बीजेपी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। कल भी गुजरात के अंदर एक घटना सामने आई जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के एक लीडर के ऊपर हमला होता था, उसके ऊपर भी इल्जाम जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर लगाती है। देखिए, जहाँ तक ऐसा विषय, मैं एक उदाहरण के साथ में आज आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ जी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कार्रवाई हुई, कितना सारा होहल्ला उस समय मचाया गया। 2.5 महीने लगभग हो गए होंगे, वो शायद नियत स्थान पर है जहां उनको होना चाहिए था। पिछले 2.5 महीने में 2 महीने 7 दिन में आपको कहीं सत्येंद्र जैन जी के नाम की आवाज केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी के किसी नेता के मुंह से सुनाई दी है? क्यों भूल गए उनको? जो इतना बड़ा वेंडेटा की बात कर रहे थे, जब 2.5 महीने जेल से नहीं छूटे तब उनको भुला क्यों दिया गया? मित्र, देखिए, लांछन लगाना बहुत आसान है, अपने कुकर्मों में पर्दा डालने के लिए इन सब तरह की बातें करना बहुत आसान है, पर हकीकत को झुठलाने के लिए अंततः बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के झूठ बोल करके, इस तरह से ध्यान भटका करके, अब जब एक्साइज पॉलिसी बनी उससे पहले कह रहे थे कि ये एक्साइज पॉलिसी तो जो है श्रेष्ठतम पॉलिसी है, इतना रेवेन्यू हमारे कलेक्ट हो गया है। जैसे ही लगा कि अब आने वाली है सीबीआई, तो आपने उसको विड्रॉ कर लिया। मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब में कब विड्रॉ करने वाले हैं? दिल्ली को रेप्लिकेट पंजाब में किया था, पंजाब में तो उसको आपने फ्यूटाइल मान लिया, उसको गलत मान लिया। तो दिल्ली में तो गलत मान लिया, फ्यूटाइल मान लिया, पंजाब में क्यों नहीं मान रहे? हमारा प्रश्न ये है कि आप पंजाब में इस लिकर पॉलिसी को किस दिन वापस ले रहे हो, जो पैसे बनाने का, चोरी करने का, पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार करने का एक रास्ता आपने अख्तियार किया। चलिए मित्रों, तो दीदी कितने सारे एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, महत्वपूर्ण सवाल है महिलाओं से जुड़ा हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा हुआ है कि राजस्थान पर टिप्पणी मुझे राजस्थान में बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी राजस्थान की बात करूंगा तो मेरे मुख्यमंत्री जी कहेंगे जहाँ जाता है वही मुझे गाली देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जो नारी सम्मान का प्रतीक ऐसा माना जाता है, जहाँ महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए जौहर की, जहाँ जो धरती पन्ना धाय की धरती, आड़ी रानी की धरती, मीरा की धरती, पद्मिनी की धरती, शौर्य की धरती, संस्कृति की धरती थी, उस धरती को सरकार ने आज अपनी नाकामी के चलते, अपनी विफलताओं के चलते, अपनी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने के चलते रेप कैपिटल ऑफ द नेशन बना दिया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान की जनता इसका हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है थोड़े ही दिन बाद। सर, उसको ये पता नहीं है कि किसान कौन कौन है, वो आइडेंटिफाई नहीं करते, पहले लिस्ट पढ़ लें सर पंजाब और खुलासा करें कि वो उनको किसान मानते हैं कि नहीं मानते। शेखावत जी, एक सवाल है, पंजाब का सर एक अहम बात ये आ रही है कि एक के बाद ये कांग्रेस नेता है वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या बोलते हैं? देखिए, वैसे किसी दूसरे के घर पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनके घर में क्या संकट है, लेकिन इतना बात अवश्य कहूंगा कि आधी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अगर अध्यक्ष नहीं बनाया तो कांग्रेस टूट जाएगी, और आधे लोग कह रहे हैं कि इनको बनाया तो कांग्रेस डूब जाएगी। अब भैया, ये तय तो उनको करना है, क्योंकि उनके यहाँ तो वही तय करते हैं कि चुनाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो आप किसी को ये प्रश्न पूछो कि नड्डा जी के बाद में कौन अध्यक्ष होगा, या जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे तब किसी को कहते कि कौन अध्यक्ष का होगा तो शायद पता नहीं होता।
लेकिन किसी नींद में से उठा करके किसी कांग्रेसी को पूछोगे, देश में किसी भी मतदाता को पूछोगे कि कांग्रेस का कौन अध्यक्ष होगा, तो वो कहेंगे राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी होंगी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी होगी। अगर कोई गांधी नहीं होगा तो वाड्रा आ जाएगा, वाड्रा नहीं होगा तो और कोई आ जाएगा। ये तो परिवार से बाहर निकल नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न ही जो है अप्रासंगिक। सर पंजाब की बात करते हैं सर, Want to make any remark on that? पर आम आदमी पार्टी की भैया कोई कुछ भी करता होगा, मैं अपने स्टैंड में नहीं सर बताऊंगा। हरियाणा ने अपना अलग विधानसभा की मांग की है और चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब अपना हक जताता रहा है। तो चंडीगढ़ के मामले में आप पंजाब में आए, पंजाब में यू आर कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली नाउ, तो इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की जनता का एक बार जरूर मंतव्य ध्यान लेना चाहिए इसमें। हम मोहाली में बैठ करके बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पंजाब की बात करूं ठीक नहीं हुआ। चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, चंडीगढ़ की जनता का एक बार मन इसके लिए टटोल लेना चाहिए। चलिए धन्यवाद। लास्ट इनका क्वेश्चन वापस बताओ, पूछो क्वेश्चन वापस। संगठन में कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं? एक सवाल देखिए परिवर्तन वो नवजीवन लेकर आता है। परिवर्तन हमेशा नई ऊर्जा, नई चेतना लेकर के आता है। ये भारतीय जनता पार्टी में निरंतर परिवर्तन हर स्तर पर होने वाले कार्यकर्ताओं का बना रहे, होता रहे, इसकी स्थापित परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कैपेसिटी को बढ़ा करके उनको और आगे ऊपर के दायित्व दिए जाए, नए लोगों को नए दायित्व दिए जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा विस्तृत होता रहे और लोगों की समर्थ, लोगों की ताकत और अधिक बढ़ती रहे। परिवर्तन वैसे भी परिवर्तन नहीं होना जो है वो ठहराव लाता है, ठहराव सड़न लाता है, सड़न मृत्यु लाता है। उसका उदाहरण जो है, जिस पार्टी के बारे में अभी पहला प्रश्न किया गया था, उसका इतिहास उठा करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन की मानसिकता के साथ ही हम सब लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से जो नए लोग पार्टी के परिवार में आए, उन लोगों को उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनके अनुभव, इस सब के आधार पर दायित्व मिले, काम करने का मौका मिले। इसको पार्टी में पहले भी सुनिश्चित किया है, यहाँ भी सुनिश्चित करेंगे। आप आज का जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को उठा करके देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको उठा करके देखिए। मुख्यमंत्री के नाते काम करते हुए, पार्टी में सीनियर पोजीशन पे काम करते हुए ऐसे सब जगह के लोग आपको मिलेंगे जो कहीं किसी दूसरे दल से हमारे यहाँ पे आए थे। इसलिए ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करके और वो उधर वाले लोगों के लिए बहुत सारी बातें कि ऐसे जितने नेता जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार के किसी एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी है, उसकी एक सूची मुझे दीजिए। न्यायालय ने किसी को क्लीन चिट दिया है, वो उनका विषय हो सकता है। मैं न्यायालय के बात, आसाम के मुख्यमंत्री, मैं न्यायालय की बात नहीं करता। न्यायालय ने अगर किसी को क्लीन चिट दिया है, न्यायालय ने किसी को क्लीन चिट दिया है, न्यायालय का और न्यायाधीश का विवेक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा अधिकार नहीं। लेकिन सरकार की एजेंसी ने उनको क्लीन चिट दे दिया होगा, उसकी सूची मुझे दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।